हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 का जो आपका हिंदी का पेपर है। देख लीजिए, ये पूरा पेपर आज हम आपको बताने वाले। ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है, देख लीजिए। पहले आपके खंड का में देखिए, इस तरह से आपके जो प्रश्न आए हैं उन सबके मैंने आंसर लिख दिए हैं, और व्याख्या आपकी कौन कौन सी आई तो देखिए पूरा पेपर मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखा है। ठीक है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, सबसे पहले आपका दिया गया था खंड का। ठीक है, तो खंड का में जो सबसे पहला प्रश्न था आपका, वो यहाँ पर था कि विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिले। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, आपका नेक्स्ट दिया गया था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? डेट हिंदी का था। ठीक है, ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, देखिए ये पेपर 2023 का है, और 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं सारी तैयारी आपकी करा दूंगी। ये पूरा पेपर आप हल कर लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का पेपर मतलब आपका किस तरह का आ सकता है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिलने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट था वो यहाँ पर प्रश्न आस्क किया गया था कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रश्न दिया गया था। तो ये रचना की विधा क्या है? आत्मकथा। इस तरह से आपके ऑप्शन थे, आत्मकथा है, नाटक है, संस्मरण है, या फिर निबंध है। तो ये क्या है? आत्मकथा है। अब इसके बाद देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो देखिए, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? तब की बात और थी। ठीक है, तब की बात और थी। ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, तब की बात और थी। इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका दिया गया था कि हिंदी की प्रथम पत्रिका यानी उद्दंत मार्ग के संपादक थे। तो इसके संपादक कौन थे? देखिए यहाँ पर आंसर देखिए आप, इसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, इसके संपादक थे। अब इसके बाद देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर देखिए पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज। ठीक है, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था। देखिए, अगला प्रश्न था कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिया गया है श्रीमंगलम सिंह सुमन। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया था। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए पहले इस वाले प्रश्न को देखिए, मैंने इसके प्रश्न का ये वाला आपका आंसर बता दिया है। मास्को अभी दूर है, इसके रचयिता कौन है? ये वाले हैं। ठीक है, और जो प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, पहले आप इसका आंसर देखिए, इसके कवि है नागार्जुन। अब देखिए, मास्को अभी दूर है के रचयिता श्रीमंगल सिंह सुमन है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर मैंने लिया है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेर के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। ठीक है, जो इनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो इनको किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद देखिए, आपका जो तीसरा प्रश्न है वो इस तरह से दिया जाता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको देखिए दो व्याख्या करने के लिए आएंगी। पहली आपकी ये आई थी, अथवा में आपकी देखिए ये वाली जो व्याख्या है वो 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी, हिंदी के पेपर में ये वाली व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ये वाली आपकी व्याख्या है, इसके जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको यहाँ पर आपको बताए हैं। मतलब आपको एक ही करनी है, दो आएंगी अथवा में दी जाएगी तो एक ही आपको करनी है। तो जो आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ आए उसको आप करके आना, ठीक है। मतलब जिसका आंसर आपको बिल्कुल सही ढंग से पता हो, आपको पाठ का भी नाम पता हो, उसकी व्याख्या भी अच्छे से कर पाओ, जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आंसर भी आप सही ढंग से ढूंढ पाओ, तो उसी व्याख्या को आप करके आएंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका दिया गया था ये, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी व्याख्या है ये मैंने यहाँ पर आपको करके बताई। यहाँ पर देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये संदर्भ लिखा है, ओके। जो आपकी दूसरी वाली व्याख्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो संदर्भ आप इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो आपका दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये दिए गए भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करके यहाँ पर दिखाई है। देखिए आपकी ये रेखांकित अंश की व्याख्या है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ओके। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसकी व्याख्या करोगे कि जब शरीर के रूप में, ठीक है, जब शरीर के रूप में भौतिक पदार्थों और आत्मा का ऐसा अभिन्न संबंध है कि एक के बिना दूसरे के अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है, तब व्यक्ति द्वारा भौतिक पदार्थों के रूप में सुख साधनों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से निंदनीय अथवा गैर आध्यात्मिक नहीं है। तो आपकी जो रेखांकित अंश है उसकी मैंने आपको व्याख्या करके दिखा दी। अब इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो इसमें दिया गया था कि महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, जो आपका गद्यांश दिया जाएगा इसको आप पढ़िए। इसी में आपके जो ये क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं इनके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। तो महर्षि अरविंद ने क्या कहा है यहाँ पर ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये आंसर महर्षि अरविंद ने कहा है। तो मैंने आंसर भी आपको लिखकर दिखाया है। देखिए गा नंबर आपका आंसर हो जाएगा कि महर्षि अरविंद ने कहा है, हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है। प्रश्न आपका ये दिया गया। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है इसी व्याख्या में वो आपका यहाँ पर दिया गया है कि अस्तित्व और तदात्म्य शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इनके अर्थ क्या हो जाएंगे। तो अस्तित्व का अर्थ हो जाएगा वजूद, मौजूदगी यानी जीवनी, ठीक है। और तदात्म्य का यहाँ पर अर्थ हो, अब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अभिन्नता, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया जाएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी आपका था गद्यांश दिया जाएगा, दो दिए जाएंगे व्याख्या करने के लिए, आपको एक ही करनी। इसी तरह आपको पद्यांश में भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको दो व्याख्याएं करने के लिए आएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी ये वाली व्याख्या है वो मैंने आपको करके दिखाई है, ठीक है। इसका ये ऊपर जो आपके ये प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आंसर भी मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिखोगे। तो देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दोबारा से, ये वाली जो आपकी व्याख्या है वो मैंने यहाँ पर आपको करके बताई है ये, ठीक है, इतना आपको करके बताया है। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना था। तो यहाँ पर देखिए मैंने संदर्भ आपको इस तरह से लिखकर बताया है
कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह से श्रद्धा मनु नामक, ठीक है, श्रद्धा मनु नामक पाठ से संकलित है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरह से आप संदर्भ लिखोगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी मैंने आपको करके दिखाई है। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आपकी दी गई है। तो व्याख्या इसकी आप इस तरह से करोगे, जो आपका ये वाला पैराग्राफ दिया गया है इसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो देखिए व्याख्या आप इस तरह से करोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युतकर अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा आपको यहाँ पर और लिखना होगा। इसके बाद देखिए आप लिखोगे कि ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, ठीक है। जो आपकी ये लाइनें दी गई इन्हीं में आपको ये जो मैं आपको व्याख्या बता रही हूँ इसको भी आप लिख लीजिए। शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस तरह से आपको इन 2 लाइनों की डेफिनेशन और लिख लेनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनुष्य से कौन सी बात बताई। और एक चीज़ और आपको यहाँ इसमें काव्य का सौंदर्य भी लिखना होगा। जब आप रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे पद्यांश में तो इसका आपको काव्य का सौंदर्य भी लिखना है, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना है, वो इस तरह से लिखना है कि श्रद्धा के माध्यम से कर्मठता का संदेश दिया गया है। फिर आप लिखोगे विश्व कल्याण और विश्व निर्माण के लिए समन्वय की व्यापक भावना अपेक्षित है। इसके बाद देखिए इस तरह से आप लिखोगे, ब्लैक पेन से आपको लिखना है कि भाषा संस्कृतनिष्ठ, रस शांत दिया गया है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद है और छंद कौन सा है यहाँ पर 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखा जाता है पद में। अब इसके बाद देखिए जो आपका ये पेपर दिया गया है इसमें जो अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर ये आपका अगला प्रश्न जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है कि इन पंक्तियों में देखिए ये वाला आपका प्रश्न दिया गया, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय का उपाय बताया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है, समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युतकरों यानी मनुष्यों से हुई है, ओके। अब इसके बाद देखिए जो आपका ये वाला प्रश्न है फिर आप इसका आंसर लिखोगे कि श्रद्धा ने मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है, ओके। अब देखिए ये आपकी जो व्याख्या थी वो मैंने आपको बता दी है, इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको बता दिए, ये आपकी अथवा में दी जाएगी। अगर आपको ये समझ आती है तो आप इसको कर सकते हो। देखिए आपको 2 दी जाएंगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाली जो आपकी व्याख्या दी गई सॉरी ये वाला जो आपका पद्यांश दिया गया है यही दिया जाए, किसी भी पार्ट से आपका लिया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर वो आपका दिया जाएगा
कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि वसुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जो मैंने आपको जीवन परिचय बताए थे वही आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय आए हैं। और देखिए, पद में मैंने आपको सुमित्रा नंदन पंत का तो नहीं बताया था, पर रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त का बताया, तो आपके यही जीवन परिचय आए भी हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो बच्चे 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो वो देखिए जिस तरह मैं आपको बताऊं उसी तरह से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके हिंदी में आएंगे। ओके, अब देखिए जो वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय है, जो साहित्यिक परिचय यहाँ पर पूछा गया है, तो साहित्यिक परिचय मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको लिखना, मतलब पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं कि वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप किस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने वसुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय बताया है आपको। तो पहले इस तरह से आप हेडिंग डालोगे वसुदेव शरण अग्रवाल, और उसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, और इसमें आप लिखोगे कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में हुआ। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। देखिए, साहित्यिक परिचय सेम आप इसी तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, अध्यक्ष रहे, इसके बाद आपको लिखना है, देखिए अध्यक्ष रहे, इसके बाद आप लिखोगे कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही विषय बनाया। ठीक है, पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इसके बाद आप लिखोगे उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। इसके आगे आपको लिखना है वे अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इसके बाद देखिए आपको ब्लैक पेन से डालना है कृतियाँ। इस तरह से आप हेडिंग डालोगे कृतियाँ। फिर इसमें आपको लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है निबंध संग्रह, यानी निबंध संग्रह में इन्होंने कौन कौन से निबंध संग्रह लिखे हैं। तो निबंध संग्रह इनके एक तो है पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, एंड चौथा है भारत की एकता, माता भूमि, भाग्यधारा आदि। इसके बाद आप ब्लैक पेन से लिखोगे शोध। फिर शोध में आपको लिखना है कि पारणकालीन भारत। ओके, अब इसके बाद देखिए आपको लिखना है संपादन। ये आप ब्लैक पेन से ही लिखोगे। ठीक है, साहित्यिक परिचय आपको इसी तरह से लिखना है, मतलब साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है वही बताया जाता है जब हम साहित्यिक परिचय लिखते हैं। तो फिर आप डालोगे हेडिंग संपादन, और इसमें आप लिखोगे जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी, इसके संजीवनी व्याख्या। इसके बाद आपको लिखना है बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। अब इसके बाद देखिए आपको हेडिंग डालनी है भाषा शैली। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी, भाषा शैली। और फिर देखिए इसमें आप लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल अन्वेषक विद्वान थे, अतः इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शैली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आप देखिए इस तरह से नंबर डालोगे, फिर लिखोगे भाषागत विशेषताएं। फिर इसमें आप लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है जिसमें सुबोध था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको लिखना है, इतना लिखने के बाद फिर आप आगे इसके लिखोगे, देखिए इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे और स्पष्टता। ठीक है, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अनगढ़, कोख, चिलकते आदि। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता और सुबोधता तो उत्पन्न हुई ही है, साथ ही उसमें
व्यवहारिक भाषा का जीवन सत्व भी देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए आप बा नंबर डालोगे और फिर उसमें आपको लिखना है कि शैलीगत विशेषताएं। फिर आप लिखोगे इनकी शैली की विविध विशेषताएं इस प्रकार है। पहली है विचार प्रधानता, यानी विचार प्रधान शैली। गणेशात्मक तो गणेशात्मक शैली। व्याख्यात्मकता तो व्याख्यात्मक शैली। उद्रोह का प्रयोग तो उद्र शैली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन और लिख देनी है। हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियत ने हमसे छीन लिया। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए जो आपका ये वाला प्रश्न था, जो आपका 5वां प्रश्न था, वो 5वें का जो का था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए आपका 5वें का जो खा नंबर है, इसमें भी इस तरह से आपका प्रश्न दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए आपके जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनका जीवन परिचय मैंने यहाँ पर आपका लिखकर बताया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का बता दिया। अगर आपका साहित्यिक परिचय आता है, किसी भी कवि का आए, तो फिर आप इसी तरह से लिखोगे। और देखिए ये सुमित्रा नंदन पंत का मैंने आपको जीवन परिचय लिखकर बताया है। जैसे मान लीजिए इस बार आपका आया था साहित्यिक परिचय, और देखिए अब जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें अगर आपका जीवन परिचय आता तो फिर आप किस तरह से लिखोगे। अगर साहित्यिक परिचय आए तो जैसा मैंने बताया उसी तरह से आपको लिखना है। अगर जीवन परिचय आए तो वो आप किस तरह से लिखोगे, अब उसको आप देखिए। यहाँ पर मैंने सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय लिखकर आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये वाला आपका पूरा हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत का निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। एक का ही आपको जो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, एक कवि का ही आपको लिख कर आना है। ठीक है, तीनों कवि के आप नहीं लिख कर आओगे। तो इस तरह से आप हेडिंग डालोगे सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर मैंने डाला है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय इनका आप इस तरह से लिखोगे कि प्रकृति चित्र के अमर गायक कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी संवत 1957 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। पिता तथा दादी के वात्सल्य ही छाया में। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है छाया में। फिर इसके आगे आप लिखोगे छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी ने 7 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। पंत जी की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सन 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मझले भाई के साथ बनारस चले आए। ओके, इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सन 1950 ईस्वी में वे ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक वे प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। इसके देखिए आगे फिर आप लिखोगे, इसके आगे आपको लिखना है कि सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी संवत 2034 को, ठीक है, इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। फिर देखिए इसके आगे आपको लिखना है कृतियाँ। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग डालोगे कृतियाँ, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर कृतियों में आप लिखोगे कि पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। ठीक है, फिर आप लिखोगे अपने विस्तृत साहित्यिक जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्न प्रकार है। अब देखिए इसी तरह आप देखिए लिखोगे लोकायतन। ठीक है, लोकायतन आपको ये ब्लैक पेन से लिखना है, लोकायतन। फिर इसमें आप लिखोगे इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना को
भावना को छंदोबद्ध किया है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है बीड़ा, ठीक है। ये आप ब्लैक पेन से डालोगे, फिर इसमें आप लिखोगे इस रचना में पंत जी ने प्रारंभिक प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संग्रहित है, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपको डालनी है। देखिए फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पल्लव, और इसमें आप लिखोगे इस संग्रह में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है गुंजन, इसमें आपको लिखना है इसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित गंभीर एवं पौड़ रचनाएं संकलित की गई हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है ग्रंथ, और फिर इसमें आप लिखोगे इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। प्रकृति यहाँ भी कब की सहचरी रही, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए जीवन परिचय जो था सुमित्रा नंदन पंत का, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। आप इसी तरह से लिखोगे। देखिए मैंने ज़्यादा बड़ा आपको जीवन परिचय लिखकर नहीं बताया, जो साहित्यिक परिचय है वो भी मैंने शॉर्ट में ही आपको बताया है। देखिए 12th क्लास में अगर आप हो तो फिर आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ही लिखना है। ज़्यादा शॉर्ट में अगर आप लिख कर आओगे तो फिर आपको मार्क्स उसी तरह से मिलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न आज किया जाता है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना करनी है। देखिए अथवा में दी जाएंगी, या तो आप पंचलैट अथवा ध्रुवसाम्य कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालें, या फिर आप इसको कीजिए। तो मैंने बहादुर कहानी की कथा वस्तु यहाँ पर आपको लिखकर बताई है, ठीक है। तो देखिए बहादुर कहानी की कथा वस्तु आप किस तरह से लिखोगे वो मैंने पूरा यहाँ पर आपको बताया है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है बहादुर कहानी की कथा वस्तु, और फिर इसमें आप लिखोगे बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। इसके बाद आपको लिखना है वह एक असहाय बालक है, उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी, उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया। उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। फिर इसके आगे आप लिखोगे निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। देखिए जितनी भी मैं आपको बहादुर की कहानी ये मतलब बताऊं तो पूरा ही आपको लिख कर आना है। इसमें अगर आप शॉर्ट लिखोगे तो फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पूरी कहानी आपको सही तरह से इसी तरह से लिख कर आनी है। और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में गीत गुनगुनाता रहता था। इसके आगे आपको लिखना है हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत, ठीक है, मानो उसकी आदत बन गई थी। इसके बाद आप लिखोगे निर्मला का बड़ा लड़का। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब दौब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान, ठीक है, उसका स्वाभिमान, फिर देखिए इसके आगे आप लिखोगे उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करोगे, इधर आपको क्लोज कर देना, ठीक है। फिर आप लिखोगे इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार करती थी, प्यार से रखती थी।
तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेंकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। फिर इसके बाद आप लिखोगे, एक परिवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। ठीक है, जब उसके रुपए खो गए, रुपए और गहने उसके चोरी हो गए, तो संदेह किस पर किया गया? बहादुर पर। फिर देखिए, इसके बाद आपको लिखना है कि बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे आपको लिखना है कि उस दिन, ठीक है, उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न यानी दुखी रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो बहादुर की कहानी की कथा वस्तु विवेचना आप इस तरह से करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका दिया जाएगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक के प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फिर आप किसका उत्तर लिख कर आओगे? ये देखिए अथवा में सारे आपको दिए जाएंगे, तो इनका आपको लिखकर नहीं आना है। देखिए आप लिखोगे ये वाला जो आपका दिया गया है, आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा अगर आपको ये सही से आता है तो आप इसको कीजिए, अथवा आप इसको कीजिए। आलोक व्रत खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यही वाला आपको बताया है कि किस तरह से आपको लिखना है। ये वाला अथवा में पूछा जाता है, एक ही आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये आपको बताया कि आलोक व्रत का तृतीय सर्ग, तो आप देखिए इस तरह से हेडिंग डालोगे, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। यानी आपको तीसरे सर्ग में आपको क्या दिया गया है, पहले आपको उसकी हेडिंग डालनी। तो तीसरे सर्ग में आपको पता है, बताया गया है कि गांधी जी का अफ्रीका प्रवास बताया गया। ठीक है, तो आप इस तरह से हेडिंग डालोगे। फिर लिखोगे, एक बार गांधी जी रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। एक गोरे ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे धक्का देकर उतार दिया। गांधी जी शांत भाव से तथा एकांत में बैठे ठंड से ठिठुरते रहे। वे वहाँ बैठे बैठे भारतीयों की दीनहीन दशा पर चिंता कर रहे थे। उनके मन में विचारों का संघर्ष चल रहा था।
उन्होंने अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर बैठकर मानवता के उद्धार का प्रण लिया। फिर आप इतना देखिए, ये आप ब्लैक पेन से लिख कर आओगे, ये आपको 100% याद करना है। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ब्लैक स्केच का यूज़ करते हो तो फिर आप उससे लिखिए, नहीं तो आप ब्लैक पेन से ये लिख सकते हो। ठीक है, कि पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद थोड़ा आप यहाँ पर और लिख के आओगे। जब आप वो लिखोगे ब्लैक पेन से 2 लाइनें आप लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये और लिखना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का अमोद अस्त्र लेकर अपने संघर्ष को दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध छेड़ दिया। हजारों भारतीयों ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और संघर्ष में विजय प्राप्त की। ठीक है, तो इस देखिए जो आपका ये वाला प्रश्न दिया गया था, इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि आलोक व्रत खंड काव्य के 3 सर्ग की कथा वस्तु, इस तरह से आप लिख कर आओगे। अब इसके बाद देखिए आपका आएगा खंड खा। ठीक है, तो खंड खा में देखिए आपको ये प्रश्न दिए जाएंगे कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए 2 आपको दिए जाएंगे गद्यांश इस तरह से, तो आपको एक ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखो तो मैंने एक के आपको जो आपका दूसरा वाला दिया गया है हंस राजा वाला, तो उसकी मैंने आपको संदर्भ भी लिख कर बताया है और आपको व्याख्या करके भी यहाँ पर दिखाई है। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, जो आपका ये वाला है, जो आपका सेकंड वाला है हंस राजा आत्मना, तो ये वाला मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, आप एक बार इसकी व्याख्या देखिए। पहले देखिए आपको प्रश्न मिलेगा कि संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो आपको संदर्भ आप इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर आप इसकी करोगे व्याख्या। ठीक है, देखिए ये वाला जो आपका पैराग्राफ है इसकी आपको व्याख्या करनी है। आप देख लीजिए ये वाला जो आपका पैराग्राफ है इसकी व्याख्या आपको करनी है। ओके, तो इसकी व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको इसी की व्याख्या करके बताई है। तो आप देखिए आप व्याख्या इसकी आप किस तरह से करोगे। तो इसकी व्याख्या इस तरह से की जाएगी कि हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वरण करे। वह पक्षियों के समूह पर दृष्टिपात करते हुए मार्ग के रंग के समान गर्दन वाले चित्र दृष्टि मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी बने, ऐसा बोली। मोर ने आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से लज्जा को त्याग कर उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करके यानी इसका आपको हिंदी अनुवाद करके आना है। ठीक है, संस्कृत में व्याख्या नहीं होती, हिंदी अनुवाद किया जाता है। ओके, अब देखिए इसके ये वाला जो आपका प्रश्न था वो आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए आपका आएगा पद में। ठीक है, ये तो आपका देखिए गद्य वाला ये हो गया, ये आपका दिया गया था खंड खा। ओके, खंड खा में पहले आपने गद्यांश में लिख ली, अब देखिए आपके आएंगे पद्यांश में इसी तरह से। तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला दिया गया है पद्यांश, इसके मैंने आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करके आपको बताया है। आप अच्छे से देख लीजिए, ये वाला जो आपका है ये मैंने आपको करके बताया है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, आप इसका संदर्भ किस तरह से लिख कर आओगे। तो देखिए संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाष रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है, या फिर आप लिख सकते हो पाठ से अवतरित है। और फिर करोगे आप इसका हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद आप इस तरह से करोगे, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र जो पति का हित चाहती है,
ऐसी स्त्री जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर देखिए इसके आगे आप लिखोगे, इतना लिखने के बाद इसके आगे आपको लिखना है, ऐसा मित्र इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। इस तरह से आपको उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, अब आप पेपर को देख लीजिए, ये वाली जो आपकी व्याख्या थी वो मैंने आपको करके बता दी। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो आपका फर्स्ट वाला है, आँखों में धूल झोंकना, ये मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है। देखिए आँखों में धूल झोंकना, तो इसका अर्थ होता है धोखा देना। अगर आप इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो ये हो जाएगा, रमेश ने सुरेश के आँखों में धूल झोंककर उसके सभी कागजात अपने नाम कर लिए। इजी भी है, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकती हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके ये प्रश्न बचे हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद यानी सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए आपका ये एक पेज का ये पेपर आपका बचा था, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, थैंक यू।